So write down the name of the new chapter, that is circular motion. तो सबसे पहले सर्कुलर मोशन यानी कि अगर किसी सर्कल पे मोशन हो रहा है तो उसको सर्कुलर मोशन बोलते हैं। सर्कल क्या होता है? सर्कल एक प्लेनर फिगर होता है जिसका एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस होता है हर पॉइंट पे, है ना? ये पता है हमको बचपन से सर्कल क्या होता है। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई पार्टिकल सर्कल पे घूम रहा है तो वो सर्कुलर मोशन में कहलाता है। तो लिख लेते हैं डेफिनेशन के नाम पे कि व्हेन अ पार्टिकल moves in a plane, when a particle moves in a plane such that its direction is distance from a fixed or moving point remains constant, ठीक है? then its motion is known as circular motion with respect to that fixed or moving point, ठीक है? तो कहने का क्या मतलब कि एक फिक्स्ड पॉइंट है, उससे फिक्स डिस्टेंस की दूरी पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो सर्कल बन जाएगा। अच्छा नहीं बन पा रहा है सर्कल, बट समझ जाओ ये सर्कल है। तो ये फिक्स्ड पॉइंट है ना? और ये पॉइंट मूव भी कर सकता है। ये फिक्स्ड पॉइंट कैन मूव। जैसे फॉर एग्जांपल तुम गाड़ी के टायर में जो ये पॉइंट होता है ये आगे मूव कर रहा होता है। तो सर्कुलर मोशन में इसके रिस्पेक्ट में देखना है अपन को, है ना? सेंटर के रिस्पेक्ट में देखना है सर्कुलर मोशन को। कौन कर रहा है सर्कुलर मोशन? ये वाला पार्टिकल किसके रिस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन कर रहा है? इस सेंटर के रिस्पेक्ट में। और ये फिक्स डिस्टेंस रेडियस कहलाती है, ठीक है? सो द पॉइंट is called center and the distance of particle from it is called radius, ठीक है? ये बात याद रखनी है। सिंपल, इसमें कोई भी न्यूरॉन्स खर्च नहीं हुए दिमाग के इस बात को समझने के लिए। बस ये बात समझ में आ गया कि जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूँ। मान लो एक सीलिंग पे फ़ैन लटका हुआ है, तो सपोज़ हम इसके पंखे के टिप पर एक पॉइंट कंसीडर करें। वो कैसा गोल गोल घूम रहा होगा? सर्कुलर मोशन में होगा वो, ठीक है? तो यहाँ पे इसका जो सेंटर है सर्कल का, ये फिक्स्ड है, ये चल नहीं रहा। लेकिन इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक कार है और मान लो तुम इस टायर पे फोकस किए तुमने, तो असल में ये टायर का सेंटर भी मूव कर रहा है आगे, है ना? लेकिन अगर हम सेंटर पे बैठ के यहाँ पे बैठ के देखें तो इसके टायर पे कोई पार्टिकल होगा जो टिप पर, वो सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। बाहर से कोई देखेगा तो फिर तो वो ऐसा जा रहा होगा, ऐसे ऐसे, है ना? लेकिन अगर कोई सेंटर पे बैठ के देखे, सेंटर के रिस्पेक्ट में देखे, तो सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। तो ये बात पर ध्यान रखनी है अपन को, ठीक है? अब आ जाते हैं अपन इसकी काइनामेटिक्स पे। ये बहुत ही आसान है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, काइनामेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है? तो काइनेमेटिक्स को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले तो कुछ पैरामीटर्स डिफाइन करने पड़ेंगे, है ना? जैसे हमने लीनियर मोशन के काइनेमेटिक्स पढ़े तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट डिफाइन किया था, फिर इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सब डिफाइन किया था। तो अब सर्कुलर के टर्म्स में सारी चीज़ें डिफाइन करनी पड़ेंगी।
तो सबसे पहला है एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन, ठीक है। इसको समझो, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कोई रैंडम पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, इस सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। तो हमने बोला कि चलो एक काम करते हैं, इसको रेफरेंस लाइन मान लेते हैं। ये रेफरेंस लाइन है, इसका मतलब पार्टिकल यहाँ से शुरू हुआ होगा, ऐसे मान लेते हैं। तो कुछ टाइम के बाद वो गोल गोल घूमने हुआ, मान लो तो वो यहाँ पहुँच गया। तो ये जो एंगल कहलाएगा, ये इसकी एंगुलर पोजीशन कहलाएगा, ठीक है ना। एंगुलर पोजीशन यानी कि एंगुलर पोजीशन, वैसे तो ये पॉइंट मान लो सपोज ये इनिशियल पॉइंट था ओ, फाइनल पॉइंट पी है, तो ये पॉइंट पी इसकी एंगुलर पोजीशन कहलाएगा। दिस इज एंगुलर पोजीशन। और कितना एंगल घूम गया ये थीटा, ये कहलाएगा इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने कैसे नापा है, एंटी क्लॉकवाइज नापा है, पॉजिटिव में, है ना। जो साइन कन्वेंशन मैथमेटिक्स में यूज़ होता था वो तो यहाँ भी यूज़ होगा, ठीक है। और ये हमारी रेफरेंस लाइन है, दिस इज रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन, मतलब यहाँ पे थीटा 0 है, ऐसा मान लिया हमने, ठीक है। तो ये बात अपने बात समझ में आ गई। सो एंगुलर पोजीशन में लिख दो फटाफट कि एंगुलर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल is the angle of its position vector of its position vector with a reference line, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर है, ये हमने मान लो सपोज ये एंगुलर पोजीशन है इसकी, तो और ये सेंटर से लाइन खींची की रेडियस वेक्टर कहलाती है पोजीशन वेक्टर, आर वेक्टर, ठीक है। और अगर इसको हमने रेफरेंस लाइन माना है तो ये इसका एंगुलर पोजीशन हो जाएगी। अच्छा, अब मेरे को तुम बस इतना बताओ, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, है ना। लेट्स से शुरुआत से ये एंगल है 30 डिग्री, ये पोजीशन P1 थी, गोल घूम के वो यहाँ पहुँच गया, है ना। और शुरुआत से ये वाला एंगल है 120 डिग्री, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना होगा, व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। P1 से ये P2 पहुँच गया है, P1 से उठ के ये P2 पहुँच चुका है, तो हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताना है कि कितना एंगल डिस्प्लेस हो गया ये। सर 90 डिग्री। 90 डिग्री कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि फाइनली 120 डिग्री पर है और शुरुआत में 30 डिग्री पर, यानी कि हमने फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर कर दिया और लिख दिया, वो डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है। तो सेकंड डिफाइन कर देते हैं अपन ऐसे ही, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सर एक मुझे सर ऊपर लिखना था, छोड़ गया था जरा। हाँ लिख लो। ठीक है, फिर आ जाते हैं अपन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सो it is the angle through which the position vector of the moving particle rotates in a given time interval, ठीक है। तो जैसे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन में ट्रैवल कर रहा है,
तो लेट्स से उसकी इनिशियल पोजीशन वेक्टर कुछ ऐसी थी थीटा आई, और फाइनल पोजीशन वेक्टर हो गई कुछ थीटा एफ। ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा कैसे लिखेंगे? थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल, ऐसे। ये याद रखना है हमें। यस सर। अच्छा, तुम्हें जब अपन पढ़ रहे होंगे बचपन में, तो ये बात तुम्हें पता होगी कि थीटा को कैसे डिफाइन करते थे? आर्क अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ कितनी है डिवाइडेड बाय रेडियस। यानी कि एंगल को डिफाइन करने के लिए हम डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस करते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो एक लर्निंग पॉइंट लिख लेते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हाँ, क्या बोल रहे हो निखिल? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यानी इसका कोई भी डायमेंशन नहीं है। तो एसआई यूनिट क्या है इसकी? रेडियन। एसआई यूनिट इज रेडियन, है ना? अच्छा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो यूनिट हो सकती है ना, इतना तुम जानते हो। अदर कॉमन यूनिट्स क्या है इसकी? अदर कॉमन यूनिट्स आर डिग्री, है ना, एंड रिवॉल्यूशन। जैसे किसी ने कहा कि एक रिवॉल्यूशन का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो एक रिवॉल्यूशन का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि 2 पाई रेडियन का। तो यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर क्या है? 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। सिमिलरली यहाँ कन्वर्जन फैक्टर क्या है? 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। तो रिवॉल्यूशंस के टर्म्स में दिया है तो फिर अपन रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ज़रा समझते हैं कि इसका डायरेक्शन कैसे दें एंगल का। सो नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्शन कैसे बताएं। ये वेक्टर क्वांटिटी ऑफ कोर्स है ना, तो डायरेक्शन कैसे बताएं ये बताना है हमें। सो डायरेक्शन ऑफ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is decided by right hand thumb rule, right hand thumb rule। यानी कि मान लो सपोज एंटी क्लॉकवाइज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, तुम अपना राइट हैंड घुमाओ इसके अक्रॉस, अंगूठा किस तरफ आ रहा है? बाहर की साइड, यानी कि बाहर की साइड है थीटा का डायरेक्शन। अगर क्लॉकवाइज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो इसके अक्रॉस राइट हैंड से अपना हाथ घुमाओ, है ना, पाम घुमाओ, तो अंगूठा किधर आएगा? अंदर की साइड। तो अंदर की साइड है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये एक्सियल वेक्टर्स होते हैं, है ना, दीज आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर्स या सूडो वेक्टर्स। ये नॉर्मल वेक्टर्स नहीं है। सो क्या क्या रूल है? वही जो मैक्सवेल का रूल तुमने 10th क्लास में पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड और करंट के लिए, वैसे ही कुछ है ये। सो व्हेन द फिंगर्स आर डायरेक्टेड along the motion along the motion along the motion of the point, then thumb will represent the direction of angular displacement, direction of angular displacement। आ रही है बात समझ में? और ये एक्सियल वेक्टर है क्योंकि एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्शन आ रहा है इसका। सो इट इज़ एन एक्सियल वेक्टर्स, इज इन एक्सियल वेक्टर्स। इट इज एक्सियल वेक्टर को हम सूडो वेक्टर भी बोलते हैं क्योंकि ये नॉर्मल वेक्टर से अलग है, सूडो वेक्टर। तो होपफुली अगर तुम्हारे रूम में फ़ैन चल रहा है
तो उसके एक टिप पे फोकस करो, है ना, पंखे का जो टिप है, आउटर टिप, उस पर फोकस करो, वो सर्कुलर मोशन में है। तो तुम्हें सेंस ऑफ डायरेक्शन नीचे से दिख रहा होगा कि पंखा किस तरफ घूम रहा है ना। और जिस तरफ पंखा घूम रहा है उस तरफ अपने उंगलियां फिरा दो राइट हैंड की, और जिस तरफ तुम्हें अंगूठा मिलेगा, ऑफ कोर्स वो उसकी रॉड के अलोंग मिलेगा, पंखे की रॉड के अलोंग मिलेगा, पंखे की एक्सिस के अलोंग मिलेगा, उसके अलोंग डायरेक्शन होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। आ रही है बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब तीसरे फैक्टर पे आ जाते हैं, तीसरे पैरामीटर पे आ जाते हैं, जिसे बोलते हैं अपन एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम जनरली ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ज़्यादातर तुम्हारे सामने एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रिप्रेजेंटेड आएगी। अच्छा, बाद में पता चलेगा कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी को भी ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं बहुत सारे हमारे एप्लीकेशंस में, फिज़िक्स के जब पढ़ेंगे 12th क्लास में आएंगे या एसएचएम पढ़ेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी अलग अलग चीज़ें हैं। दोनों का डायमेंशन सेम होता है, ठीक है, तो ये बात हमें याद रखनी है। तो अभी तो केवल इस पे फोकस करो, एंगुलर वेलोसिटी पे। तो एंगुलर वेलोसिटी में भी सबसे पहले एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। सो अगर किसी को ऐसे ब्रैकेट में रख दें तो वो रिप्रेजेंट करता है उसकी एवरेज वैल्यू। तो ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, दिस इज़ एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल, ठीक है। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज़ गिवन बाय, अच्छा, एवरेज वेलोसिटी कैसे बताते थे अपन? एवरेज वेलोसिटी बताते थे नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन नेट टाइम। यहाँ पे नेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, एज सिंपल एज इट इज़। और टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखेंगे अपन? डेल्टा फाइनल माइनस डेल्टा इनिशियल, और टोटल टाइम क्या लिखेंगे? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। सेकेंड पे आ जाते हैं। सेकेंड इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का क्या मतलब है? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी में जब ये डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो हो जाए ना, इनफाइनाइटली स्मॉल हो जाए, सो ओमेगा इज डिफाइंड एज डी थीटा बाय डी टी, ठीक है। और ये नॉर्मल, अगर केवल एंगुलर वेलोसिटी लिखा है, एंगुलर वेलोसिटी, तो हमें इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ही समझना है, ठीक है। अब ज़रा एक मैं तुम्हें यूज़लेस पॉइंट बताना चाहता हूँ, और बहुत इजी है वो समझने के लिए, कि देखो यहाँ पे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी के आगे मैंने ऐसे वेक्टर का सिंबल नहीं लगाया, लेकिन इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी के आगे वेक्टर का सिंबल लगाया। ऐसा क्यों किया, अब वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। तो सबसे पहले तो समझो, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है ना। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख दो, दिस इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे जब एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो हमें एक सिग्निफिकेंट चेंज निकाल रहे हैं एंगल में, लेकिन यहाँ पे तो इनफाइनेटली स्मॉल चेंज निकाल रहे हैं। तो फोकस करो ज़रा सा, इमेजिन करो कि मैंने बोला तुमसे, लेट्स से कोई पोजीशन 30 डिग्री पर थी, और फाइनली वो घूम घाम के यहीं पे आ गई, ठीक है, ऐसे 2 पाई डिग्री घूम के वहीं के वहीं आ गई। तो डेल्टा थीटा क्या होगा यहाँ पे? ज़ीरो, है ना, ज़ीरो होगा। क्यों?
शुरुआत में भी 30 डिग्री, फाइनली भी 30 डिग्री। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कितनी आ गई यहाँ पे? 0, है ना। लेकिन इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम इंटरवल में देखा जाए तब तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ रही है। 0 का तो कोई डायरेक्शन नहीं होता। यहाँ पे छोटी छोटी एंगुलर वेलोसिटी आ रही है हर पॉइंट पे। तो अब बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा अगर अपन ऐसे कहें कि ऐसे वेक्टर जो एक फाइनाइट वैल्यू दे रहा है उसकी वैल्यू इन एक ज़ीरो वैल्यू आ जा रही है। हाँ, इसको देखो, गौर से देख लो फटाफट कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने दो कोई भी रैंडम बड़े बड़े एंगल ऐड किए, थ्री लेट्स से 380 डिग्री प्लस 370 डिग्री। तो इनको ऐड करो, कितना आएगा ये? 0, 7 और 8, 15 और 1, 3 और 3 6 और 7, 750 डिग्री। तो असल में इसको जब तुम प्लॉट करने जाओगे तो 750 डिग्री 720 तो ये होगा, 720 से 30 डिग्री और, मतलब कि इफ़ेक्टिवली 30 डिग्री के बराबर है। तो देखो ये हमें 750 डिजिट नंबर 750 लिख के दे रहा है ये, लेकिन वो इफ़ेक्ट तो 30 डिग्री का ही क्रिएट कर रहा है। तो ये एक मिसलीडिंग सी इन्फॉर्मेशन मिल रही है अपन को कि 750 इज इक्वल टू 30, अगर वेक्टर दे दिया, अगर अब इसको नाम अगर अपन ने वेक्टर दे दिया तो। ये बात समझ में आ रही? तो कम्युलेटिव नहीं है, इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो बॉटम लाइन क्या याद रखना है, ये सब मिटाओ और बस इतना याद रखो कि जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है। बस इतना याद रखो, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ते हैं, इसको लेके अपन। तो ज़्यादातर हमारी सिचुएशंस में इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ही आएगी, और जो कि वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो एक सेकंड। हाँ, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और क्या क्या याद रखना है इसमें? ऑफ कोर्स ये एक एक्सियल वेक्टर है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की तरह। सो इट इज़ एन एक्सियल वेक्टर। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। एसआई यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड। और इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? डायमेंशन फार्मूला होता है इसका, रेडियन का तो कोई कुछ डायमेंशन होता नहीं है, पर सेकेंड जस्ट, तो टी इनवर्स। तो इसका डायमेंशन फार्मूला होता है टी इनवर्स, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखनी है हमें कि जैसे कोई रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी यानी कि वो दबक पिचक नहीं रही है, उसको रिजिड बॉडी बोलते हैं। और मान लो सपोज वो रोटेट कर रही है किसी एक्सिस के अबाउट, है ना। ये एक रिजिड बॉडी है और ये रोटेट कर रही है एक एक्सिस के अबाउट, तो ऐसे गोल गोल घूम रही होगी। तो हर पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, रिजिड पे बॉडी पे पड़ने वाले किसी भी पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी। ये बात हमें याद रखनी है, तो एक नोट करके लिखो। इस पॉइंट को हम हार्नेस करेंगे जब रिजिड बॉडी डायनामिक्स पढ़ेंगे, लेकिन ये तो मैं पहले से बता दे रहा हूँ ताकि तुम्हें याद रहे कि एक रिजिड बॉडी है जो ओमेगा से रोटेट कर रही है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। तो इसको बोलते हैं अपन कि ये रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी यानी कि ना दब सकती है, ना पिचक सकती है, ना एक्सटेंड हो सकती है, उसका शेप एंड साइज डेंट नहीं हो सकता, उसको रिजिड बॉडी बोलते हैं। और वो एक ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो उस पर पड़ने वाला हर पॉइंट सेम एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है उस रिजिड बॉडी पर, ये ऐसा सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। ये दूसरा पॉइंट है, ये कुछ ऐसा सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। ये तीसरा पॉइंट है, ये कुछ ऐसा सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। तो कुछ ना कुछ ओमेगा होंगे ना इनके, तो इन सभी के ओमेगा सेम होंगे जो कि इस एक्सिस का है, ओमेगा ओमेगा ओमेगा। तो पॉइंट लिख दो यहाँ पे कि फॉर अ रिजिड बॉडी all points will rotate through
same angle through same angle in same time, so angular velocity of all points is same. ठीक है, तो ये बात अपन को याद रखनी है लॉन्ग टर्म में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, भूलना नहीं इसको। रिजिड बॉडी डायनामिक्स पढ़ेंगे तब मैं पूछूंगा तुमसे ये बात। तो अपना हो गया अब एंगुलर वेलोसिटी। फोर्थ पे आ जाते हैं, दैट इज एंगुलर एसिलरेशन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं जनरली अल्फ़ा सिंबल से, ठीक है। तो इसमें भी सबसे पहले एवरेज एंगुलर एसिलरेशन इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं अल्फ़ा बार से या अल्फ़ा एवरेज से। और ये क्या होता है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, थीटा नहीं ओमेगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी divided by time taken for that change. So this can be written as omega final minus omega initial divided by t final minus t initial, ठीक है। और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो हमने इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ही रखी है ना, दीज आर इंस्टेंटेनियस। और क्योंकि ये वेक्टर्स हैं तो इस वजह से एवरेज एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो लिख लो यहाँ पे it is a vector quantity, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। फिर आ जाते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन पे। सो बी इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन। तो अब इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन क्या है, जब ये डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो हो जाए, है ना, तब क्या आ जाएगा वो डी ओमेगा बाई डी टी। सो अल्फ़ा इंस्टेंटेनियस को हम जस्ट अल्फ़ा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इज़ नथिंग बट डी ओमेगा बाय डी टी, यानी कि डबल डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर, ठीक है। और दूसरे ओमेगा के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं इसको, ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये दोनों भी एक्सियल वेक्टर्स होते हैं। सो बोथ एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन are axial vectors with dimensional formula t to the power -2। क्योंकि यूनिट क्या होगी इसकी, ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन का तो कुछ डायमेंशन नहीं होता, तो इसलिए t to the power -2, ठीक है। एंड SI यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसकी SI यूनिट है, ठीक है। अच्छा, अगर अल्फ़ा ज़ीरो हो जाए, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझना है हमें, अल्फ़ा ज़ीरो हो गया यानी कि एंगुलर एक्सीलरेशन ज़ीरो हो गया,